फ्रेंड्स, मोटिवेशनल एंड साइकोलॉजी एजुकेशन में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि इस चैनल का वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच पाए। तो आज हम बातें करने वाले हैं सोशल साइकोलॉजी यानी कि सोशल साइकोलॉजी का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समूह ध्रुवीकरण यानी कि ग्रुप पोलराइजेशन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। इसका मतलब है यानी कि ग्रुप पोलराइजेशन का जो संप्रत्यय होता है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्काविसी एवं फ्रेजर द्वारा। मोस्काविसी एवं फ्रेजर ने समूह ध्रुवीकरण यानी कि ग्रुप पोलराइजेशन का प्रतिपादन किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को एक समूह में होकर करता है उस समय वह उतना जवाबदेह यानी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होता जितना कि वह वही कार्य को वह अकेले, यहाँ पर होगा, अकेले करता है। इस घटना को कहा जाता है, इसका मतलब हुआ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब व्यक्ति एक समूह में होकर कार्य करता है और करता है उस समय वह उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है उस सवाल के लिए, लेकिन जब वही कार्य वह अकेले करता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहेंगे? तो इस घटना को हम कहेंगे सामाजिक श्रमाभिनयन यानी कि सोशल लोफिंग यानी कि हम क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं तो उसमें हमारा ध्यान क्या होता है कि ग्रुप पर रह जाता है कि सभी जवाब देंगे तभी हम देंगे, इसीलिए सामाजिक श्रमाभिनयन होगा, सोशल लोफिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब व्यक्ति किसी स्पष्ट परिस्थिति में भी अन्य व्यक्तियों या समूह के व्यवहारों को या निर्णयों को बिना संकोच के स्वीकार कर लेता है तो इसे क्या कहा जाता है। इसका मतलब हुआ, कह रहा है कि जब व्यक्ति किसी स्पष्ट परिस्थिति में यानी कि क्लियर स्थिति हो उस समय किसी अन्य व्यक्ति या समूह के व्यवहारों को, कोई भी व्यक्ति जो समूह व्यवहार करता है उसका निर्णय बिना संकोच किए, बिना किसी हिचकिचाहट से उसको स्वीकार कर लेता है। तो ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा जाता है एस प्रभाव के अनुसार। तो चलिए हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन है, कर रहा है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हो रहा संप्रेषण बाधित हो सकता है। इसका मतलब हुआ, कर रहा है कि दो से अधिक व्यक्ति के बीच जब कोई भी संप्रेषण हो रहा है यानी कि कम्युनिकेशन हो रहा है तो वह बाधित किसके अनुसार हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि सभी होगा, उपरोक्त सभी से। कैसे? विविध भाषिक संकेतों के उपयोग यानी कि हमारा जो भाषिक संकेत है वह सही से नहीं हो रहा हो, संप्रेषणकर्ता की अविश्वसनीयता से विश्वास नहीं है बात करने से, और अति भीड़ और अत्यधिक ठंड या अत्यधिक गर्मी से यानी कि ज़्यादा भीड़ रहा उस समय, ज़्यादा ठंडा रहा उस समय, ज़्यादा गर्मी रहा उस समय, इसीलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विनिमय सिद्धांत यानी कि सोशल एक्सचेंज थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। यानी कि सामाजिक विनिमय यानी कि सोशल एक्सचेंज जो हम एक दूसरे से चेंजिंग करते हैं, क्या बिहेवियर, उसका प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका प्रतिपादन किया है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि थीबॉट तथा केली, इनके द्वारा सोशल एक्सचेंज थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है गेटमैन के अनुसार
गेटमैन के अनुसार मनोवृत्ति मापनी में पुनरावर्तनीय गुणांक यानी कि रिप्रोसिबिलिटी कोएफिशिएंट कम से कम होना चाहिए। यानी कि करा गेटमैन के अनुसार, गेटमैन जो मापनी मनोवृत्ति मापनी का स्थापना किया था उसके अनुसार पुनरावर्तनीय गुणांक यानी कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी कोएफिशिएंट कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम होना चाहिए 0.90, कम से कम होना चाहिए 0.90 रिप्रोड्यूसिबिलिटी कोएफिशिएंट गेटमैन के अनुसार। अब चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? मनोवृत्ति मापन की मापनी विभेद प्रविधि यानी कि स्केल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक का प्रतिपादन किया गया। इसका मतलब हुआ कि मनोवृत्ति मापनी और मापनी विभेद प्रविधि यानी कि मनोवृत्ति मापनी का जो एक टेक्निक है जो है स्केल डिस्क्रिमिनेशन, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका प्रतिपादन किया गया ऑप्शन नंबर डी जो कि है एडवर्ड्स तथा किलपैट्रिक। एडवर्ड्स तथा किलपैट्रिक द्वारा स्केल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक का प्रतिपादन किया गया। किसके लिए? मनोवृत्ति मापनी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर कह रहा है व्यक्ति प्रत्यक्षण के योगात्मक मॉडल तथा औसत मॉडल का प्रतिपादन किसने किया है? इसका मतलब है कह रहा है व्यक्ति प्रत्यक्षण यानी कि प्रश्न जो व्यक्ति होता है उसका प्रत्यक्षण को योगात्मक मॉडल, योग के मॉडल के अनुसार और औसत मॉडल के अनुसार प्रतिपादन किसने किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में एंडरसन। एंडरसन ने व्यक्ति प्रत्यक्षण के योगात्मक मॉडल तथा औसत मॉडल का प्रतिपादन किया था। अब चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 9 जो कि है कथन और निष्कर्ष वाला, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कर रहा है? नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अब इसे हमें कथन ए और कारण आर को पढ़ना है, समझना है और देखना है कि क्या दोनों सही है। अगर सही है तो क्या स्पष्टीकरण है और नहीं। तो कथन ए में क्या कर रहा है? जब श्रोता वर्ग नया हो और अनुनयन के प्रयास की जानकारी न हो तो उसे प्रभावित करना सरल होता है। इसका मतलब है कह रहा है श्रोता जब नया हो या अनुनयन के प्रयास की जानकारी नहीं हो, कोई कार्य करने की जानकारी नहीं हो, तब उसे प्रभावित करना सरल होता है। बिल्कुल सही है। उसके बाद आर कह रहा है आपको सीधा पढ़ते जाना है सीक्वेंस में। श्रोता वर्ग का स्वभाव अनुनयन के प्रभाव को तय करता है। कह रहा है कि श्रोता वर्ग का जो स्वभाव है वह अनुनयन के प्रभाव को तय करता है। तो हम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ए और आर दोनों तो बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कह रहा है श्रोता, इसमें कह रहा है नया हो तब उसको हम प्रभावित कर सकते, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? श्रोता वर्ग का स्वभाव अनुनयन के प्रभाव को तय करता है। यहाँ पर नया और नया का तो कोई जानकारी दिया ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अब इसका 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। पहला क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका पहला है ऑप्शन ए में सामाजिक सरलीकरण, ऑप्शन बी में सामाजिक श्रमावनयन, ऑप्शन सी में सामाजिक अवरोध, ऑप्शन डी में निर्व्यष्टीकरण। और सूची व्याख्या में क्या कर रहा है? ऑप्शन 1 में अन्य लोगों की उपस्थिति चाहे सक्रिय या निष्क्रिय कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता आती है क्योंकि कार्य को करने में मदद मिलती है। दूसरा क्या कर रहा है? नहीं के बराबर प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के साथ समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति। तीसरा क्या कर रहा है? दूसरों की उपस्थिति से कार्य निष्पादन में वृद्धि न होकर कमी होता है। चौथा क्या कर रहा है?
ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता खो देता है, क्योंकि आत्म अवगतता सेल्फ अवेयरनेस लगभग समाप्त हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बिल्कुल सही सीक्वेंस में ही है। ऑप्शन ए का 1 ही होगा, ऑप्शन बी का 2 ही होगा, ऑप्शन डी सी का 3 होगा, ऑप्शन डी का 4 होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसका सामाजिक सरलीकरण का अन्य लोगों की उपस्थिति चाहे सक्रिय या निष्क्रिय कार्य निष्पादन में उत्कृष्टता आती है, क्योंकि कार्य को करने में मदद मिलती है। बी में है सामाजिक समन्वयन, जो कि इसका राइट हो जाएगा 2 ही। नहीं के बराबर प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व के साथ समूह में कार्य करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी में है सामाजिक अवरोध, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, जो कि दूसरों की उपस्थिति से कार्य निष्पादन में वृद्धि न होकर कमी होती है। और ऑप्शन 3 में हो जाएगा डी का निर्व्यष्टीकरण का हो जाएगा। ऑप्शन 4 ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता खो देता है, क्योंकि आत्म अवगतता सेल्फ अवेयरनेस लगभग समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वह भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सके। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।